हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ अपनी लिखी एक नई कहानी। अजीब दास्तां है ये। फिक्र मत कीजिए, तड़प और ये नई कहानी साथ साथ ही आगे बढ़ेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नई कहानी की तरफ। छोड़िए मुझे, प्लीज़ छोड़िए, लीव माई हैंड। आह मम्मा। एक लड़की जो कि दुल्हन के लिबास में थी और उसकी मांग में चमकता सिंदूर इस बात की गवाही दे रहा था कि उसकी शादी हो चुकी है, वो भी उससे जिसे वो ज़रा भी पसंद नहीं करती। अगर वो इस दुनिया में किसी से नफ़रत करती है तो वो वही है जिससे उसकी शादी हुई है, और वही इस वक्त उसे खींचकर अपने कमरे में लेकर जा रहा था। लड़की दर्द के मारे चिल्ला रही थी, रो रही थी, यहाँ तक कि वो अपने दूसरे हाथ से उसकी पीठ पर लगातार मार रही थी। पर उस लड़की के नाजुक हाथ से उस लड़के के फौलाद जैसे शरीर पर ज़रा भी असर नहीं हो रहा था। पत्थर था वो, पत्थर, शरीर से भी और दिल से भी। उसने उस लड़की का हाथ बहुत जोर से पकड़ रखा था और वो लगभग उसे घसीटते हुए अपने कमरे में लेकर जा रहा था। कोई भाव नहीं थे उसके चेहरे पर। अगले ही पल वो उस लड़की को अपने कमरे में ले जाता है और कमरे में जाते ही एक झटके से उस लड़की का हाथ छोड़ देता है और उस लड़की को बिस्तर पर धकेल देता है और खुद टेबल पर रखी शराब की बोतल को अपने होठों से लगा लेता है। वो लड़की अपनी आंसू भरी नज़रों से उसे ही देख रही थी। आंसुओं के साथ साथ उस लड़की की आंखों में भयानक गुस्सा था। गुस्से से आंखें भी लाल हो गई थी उसकी। अगले ही पल वो बिस्तर से उठती है और गुस्से से उस लड़के के पास जाती है और एक झटके से उसे अपनी तरफ घुमाती है और एक जोरदार चाटा रख देती है उसके गाल पर। उस लड़के का चेहरा दूसरी तरफ हो जाता है। गुस्से से उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है और उसकी आंखों में लाल डोरे तैर जाते हैं। अगले ही पल उसके हाथ की मुट्ठी खुल जाती है और वो अपनी लाल आंखों से उस लड़की की तरफ देखता है जो अभी भी उसे गुस्से से घूर रही थी। उस लड़के को इतना गुस्सा आता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसका हाथ उस लड़की के गले पर पहुंच जाता है, जिसे वो ज़ोर से दबाने लगता है। उस लड़की को बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी वो उफ तक नहीं करती, बल्कि उस लड़के की आंखों में देखती रहती है, वो भी बेखौफ। उस लड़के को एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है। वो अपने गुस्से पर काबू पाता है और अपना हाथ उसके गले से हटा लेता है। उसने इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि उस लड़की के गले पर उस लड़के की उंगलियों के निशान साफ चमक रहे थे। वो लड़का खुद पर काबू पाते हुए अपना चेहरा फेर लेता है, पर वो लड़की कहाँ पीछे हटने वाली थी। वो फिर से उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए, रुक क्यों गए आप? मार डालिए मुझे, ख़त्म कर दीजिए अपने हाथों से। वैसे भी जीते जी तो मार ही चुके हैं आप मुझे। बस सांसें चल रही हैं किसी तरह, आज इन सांसों को भी रोक दीजिए। वो वापस उस लड़के का हाथ पकड़कर अपने गले पर रखते हुए बोलती है। वो लड़का तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेता है, पर कुछ बोलता नहीं है। पर वो लड़की आगे बोलना जारी रखते हुए, तुम इंसान हो या जानवर? तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, पत्थर है पत्थर। बहुत बुरे इंसान हो तुम, बहुत बुरे। शर्म नहीं आई तुम्हें अपने छोटे भाई को धोखा देते हुए? जिस लड़की से तुम्हारा छोटा भाई प्यार करता है, उसी लड़की को मजबूर करके उससे शादी करते हुए। कैसे भाई हो तुम? निहायती घटिया इंसान हो तुम। तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी तो कर ली, पर मैं तुम्हें अपना पति कभी नहीं मानूंगी, कभी भी नहीं, और ना तुम्हें कभी माफ़ करूंगी। नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, बेहद नफ़रत। वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से से बोल रही थी, यहाँ तक कि गुस्से की वजह से उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। बोलते बोलते वो एकदम से बेहोश हो जाती है। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, वो लड़का उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। वो लड़की उसकी बाहों में झूल जाती है। बेहोशी में भी उसका बड़बड़ाना चालू था, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें कभी माफ़। ये कहते हुए वो पूरी तरह बेहोश हो जाती है। वो लड़का उसे आराम से अपनी गोद में उठाता है और फिर आराम से बिस्तर पर लिटा देता है। इसके बाद वो एसी चालू करता है ताकि उस लड़की को कोई तकलीफ़ ना हो। इसके बाद वो एक पतले से कंबल से उस लड़की को कवर कर देता है। ऐसा करते हुए भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। इसके बाद वो उस कमरे से निकलकर नीचे हॉल में चला जाता है। ये है मिस्टर वरदान ओबरॉय। आखिर वरदान ने अपने ही छोटे भाई के प्यार से ज़बरदस्ती शादी क्यों की? क्या वजह हो सकती है इसकी? ये जानने के लिए आपको वरदान के अतीत में जाना होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ है उसके अतीत में जो वो इतना पत्थर दिल बन गया है। आइए चलते हैं कुछ साल पीछे। बात तब की है जब वरदान 6 साल का हुआ करता था। मासूम, चंचल, हमेशा हंसता खेलते रहने वाला वरदान अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। हाँ, जितना वो चंचल था उतना ही समझदार भी था।
हम कह सकते हैं कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार था। अपनी माँ कुसुम और पापा विनोद के साथ वरदान एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था। उसके पापा शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। वरदान उनका इकलौता बेटा था, जिस पर कुसुम और विनोद दोनों ही जान छिड़कते थे। वरदान के दादा दादी पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे और कुसुम की भी बस माँ थी और एक छोटी बहन रंजना थी, जिसने अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि उसकी माँ गंगा ज़्यादातर बीमार ही रहती थी और वो अपनी माँ को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। कितनी बार कुसुम और विनोद गंगा को कहते थे कि हमारे साथ रहो, पर गंगा अपने पति के घर को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। फिलहाल तो रंजना अपनी माँ के साथ बहुत खुश थी। कभी कभी वो कुसुम के घर भी चली जाया करती थी और वरदान से बहुत प्यार करती थी। वरदान भी कहाँ रह पाता था अपनी मासी के बिना। हम कह सकते हैं कि रंजना वरदान की दूसरी माँ ही थी। कुसुम और विनोद में भी बहुत प्यार था। जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए, जितनी खुशियाँ चाहिए, वो सब थी कुसुम के पास। पर कहते हैं ना कि खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, कभी कभी अपनी ही नज़रें लग जाती हैं। ऐसा ही कुछ कुसुम के साथ हुआ। हंसती खेलती कुसुम को कब एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया, इसका किसी को पता नहीं चला। धीरे धीरे वो बीमार रहने लगी, पर आदत से मजबूर अपना ध्यान नहीं रखती थी। कितनी बार कहा उसे विनोद ने कि इतनी लापरवाही सही नहीं है, चलो अच्छे से डॉक्टर को दिखा देते हैं। पर कुसुम वहीं अपनी लापरवाही में आज जाऊंगी कल जाऊंगी करते करते कई दिन निकाल दिए। उन्हीं दिनों विनोद को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा, वो भी 2-3 दिन के लिए। इसलिए रंजना कुसुम के पास रहने आ गई। उसकी माँ गंगा भी किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। अपनी मासी से मिलकर वरदान बहुत खुश हो गया था। रंजना भी उससे बहुत प्यार करती थी। वरदान उसे मासी माँ कहता था। कुसुम के साथ रहने से रंजना ने भी ये बात नोटिस की कि दीदी अब पहले जैसी नहीं है, उनकी सेहत भी ठीक नहीं है। और फिर विनोद ने भी उसे बताया था कुसुम की लापरवाही के बारे में। रात का समय जब वो दोनों अपने कमरे में थी, तभी रंजना कुसुम से, दीदी, जीजू सही कह रहे थे, आप अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। चेहरा देखिए अपना, कितना बुझा बुझा सा और पीला हो गया है। क्या है आपको, जो आप डॉक्टर के पास जा भी नहीं रही? आप तो इतनी लापरवाह नहीं थी। उसकी बात सुनकर कुसुम बस मुस्कुराकर रह जाती है। अब क्या बताती वो उसे कि विनोद की जानकारी के बिना वो डॉक्टर के पास गई थी और अपनी बीमारी के बारे में भली भांति जानती थी। ब्लड कैंसर था उसको, और वो ये भी जानती थी कि उसकी ज़िंदगी के अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिन्हें बस वो अपने पति और बच्चे के साथ जीना चाहती थी, वो भी हंसी खुशी। इसलिए अपनी बीमारी के बारे में उसने किसी को नहीं बताया। हाँ, पर उसे ये चिंता ज़रूर सताती थी कि उसके बाद वरदान का क्या होगा। वो छोटा सा बच्चा कैसे रहेगा उसके बिना। बस यही सोचकर उसकी रूह कांप उठती। आखिर माँ जो ठहरी। पर जल्दी ही उसे इसका रास्ता नज़र आया रंजना के रूप में। जानती थी वो कि वो स्वार्थी हो रही है अपने बच्चे के लिए, पर एक माँ की तरह तो रंजना ही उसे प्यार कर सकती थी, वही उसका ध्यान रख सकती थी। इससे पहले कि वो इस बारे में रंजना से बात करती, उससे पहले ही विनोद घर वापस आ जाता है। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी था। वो दंदनाता हुआ अपने कमरे में जाता है, जहाँ कुसुम और रंजना आपस में बातें कर रहे थे। वरदान उस वक्त अपने कमरे में था। विनोद जैसे ही कमरे में जाता है तो उसे देखकर कुसुम हैरान रह जाती है, क्योंकि वो वक्त से पहले ही आ गया था। विनोद कुसुम की तरफ बढ़ता है। जाते जाते उसका हाथ टेबल पर रखे फूलदान पर पड़ता है, जो कि उसका हाथ लगने से नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया था। तभी तेज़ हवा चलती है, जिससे कमरे में लगी खिड़की का दरवाज़ा शोर करता है और वरदान, जो बेसुध सा सोफे पर बैठा हुआ था, वो तुरंत होश में आता है और उसे उस लड़की का ख्याल आता है जिसे वो दुल्हन बनाकर लाया था। वरदान एकदम से ऊपर अपने कमरे की तरफ जाता है, जहाँ वो लड़की कंबल के अंदर लिपटी हुई भी ठंड से काँप रही थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान अभी भी चमक रहे थे। अगले ही पल वरदान एसी बंद करता है और कमरे में लगी खिड़की को भी। इसके बाद वो एक नज़र उस लड़की को देखता है और फिर अपने कमरे से अटैच स्टडी रूम में चला जाता है। रात गहरा गई थी, पर वरदान की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी नज़रें स्टडी रूम में लगी अपनी माँ की तस्वीर पर जाती हैं, जिस पर हार चढ़ा हुआ था। अपनी माँ की तस्वीर देखते ही वरदान को कुछ ऐसा याद आ जाता है जो उसको एक अलग ही वरदान बना देता है। उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो कुसुम की तस्वीर को अपने सीने से लगाते हुए, आज मैंने तेरा बदला ले लिया है माँ। जो सालों पहले हुआ था वो आज फिर से हुआ है। इतिहास दोहराया गया है फिर से। उन सबको खून के आंसू ना रुलाया मैंने, तो मेरा नाम वरदान ओबरॉय नहीं।
तो क्या हो सकता है इस कहानी का अतीत? ऐसा क्या हुआ है वरदान के साथ जो वो इतना कठोर, इतना पत्थर हो गया है? और क्या करेगी अब ये लड़की, जिस लड़के को वो ज़रा भी पसंद नहीं करती, वही उसका पति बन गया? कैसे रहेगी वो उसके साथ? और क्या करता है वरदान इसके साथ? ये सब आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कहानी के अगले भाग में। बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। जिस हिसाब से आपके कमेंट आएंगे उस हिसाब से ये कहानी आगे बढ़ेगी। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरीके की और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके साथ शेयर कर सकूँ। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।